हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है हमारा डे 1 हमारी 25 डेज़ की जर्नी का। इस वीडियो में होगा यूके ट्रिपल एस सी ADO एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट 24 डेज़ के लिए 25 डेज़ के लिए कॉन्टीन्यूस वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। इसमें ये होगा कि सबसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आई थिंक 1 मिनट के लिए सिर्फ हम टारगेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको 51 लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ। दैट विल हेल्प यू। डेली आएगा डेली, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अब हम बात करते हैं आज के टारगेट्स की कि आज क्या कवर करने वाले हैं। फाइन, सो टुडे टारगेट इज सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है, और ये इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट इंडियन इकोनॉमी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नेचर, स्कोप, then characteristic of Indian agriculture and role of agriculture in Indian economy, then land reforms and commercialization of agriculture। फिर उसके बाद है issues in Indian agriculture and regular development। अब जो questions होंगे वो basically इन्हीं topics को cover कर रहे होंगे, ठीक है। तो let's start with our 50 most important MCQs और one liner questions, ठीक है। पहले मैं MCQ प्लान करी थी, देन आई थॉट कि MCQ में इट वुड बी मच बेटर कि आपके पास वन लाइनर्स हो, आपको आंसर्स दिखे ताकि आपको याद रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हमें आंसर एग्जैक्टली पता होता है ना, तो हम बाकी के 3 ऑप्शंस देखते भी नहीं हैं। आई थिंक आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी। इफ़ यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, यू डोंट हैव टू सी द अदर 3 क्वेश्चन। बट इफ़ यू डोंट नो द आंसर, फिर हम बिल्कुल वो करते हैं, अपना पूरा माइंड यूज़ करके हम फिर क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर लास्ट में 2 बचते हैं जिसमें से एक होता है, कभी वो सही हो जाता है, कभी वो गलत हो जाता है। तो इट वुड बी मच बेटर कि हमारे पास हम ना पहले से ही रेडी रहें, हमको क्वेश्चन दिखते ही आंसर दिखे, रेदर देन अदर ऑप्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन इकोनॉमी where both the private and public sector play a significant role। आई थिंक ये तो सबको पता है कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और प्राइवेट सेक्टर भी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी ही है, राइट। इट्स द मिक्स्ड इकोनॉमी ओनली। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की करेक्टरिस्टिक क्या है? आई होप यू नो। इसका आंसर है एग्रीगेन नेचर। मतलब हमारा जो बेसिकली जो डिपेंड करता है ना, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है, सिंस इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी हैज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अ पाथ ऑफ। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं ना, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, तब से हमारी इकोनॉमी कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? वी बेसिकली फॉलो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ। हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? हम पाथ फॉलो कर रहे हैं प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं ट्राई करती हूँ कि हाथ थोड़ा ऊंचा रखूँ ताकि पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चंस आपको दिखे, ठीक है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तो बेसिक थे, आई थिंक कि आपको ऑलरेडी आते होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड आवर 4th क्वेश्चन। हाँ, आई थिंक इस एंगल से ज़्यादा ठीक आ रहा है, राइट। तो 4th क्वेश्चन क्या है, विच सेक्टर करेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द लार्जेस्ट शेयर टू इंडियन GDP। सब ऐसा कौन सा सेक्टर है जो GDP में लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है, या जिसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है? वो है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, आई होप ये तो बेसिक है तो आपको आता भी होगा। उसके बाद बात करते हैं, अ सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हाईली डिपेंडेंस ऑन। हम बहुत ज़्यादा हद तक बारिश पे डिपेंड करते हैं, है ना, तो मॉनसून। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय। हम कैसे करेक्टराइज करते हैं इसको? स्मॉल एंड सेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिख रहे हैं, बट नहीं, आपको फैक्ट्स तो याद करने ही पड़ेंगे। एक्चुअली कुछ भी करो, अगर आपको आंसर आते होंगे ना क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ आपको आंसर दिखेगा, आपको इधर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड आई मीन इट सच में। क्योंकि जैसे अभी यूके ट्रिपल एस सी का असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आपको आते थे वो आते ही थे, जो नहीं आते थे ना वो प्रॉब्लम कर गए, और जहाँ पे हमें डाउट था वो प्रॉब्लम कर गए। तो आई डोंट वांट कि इस पेपर में सेम चीज़ हो। और अगर मैंने नहीं भी दिया है तो भी, अगर आपने कोई भी पेपर दे यूके ट्रिपल एस सी का, तो आपको पता होगा, अगर आपको आंसर आता है तो बहुत क्लियरली आता है, और अगर नहीं आता है तो आप फंस जाते हो, राइट। लेट मी नो कि आंसर करते करते आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं। और चलो हम 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि बहुत सीजनल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्रूशियल रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सोर्स है ये एम्प्लॉयमेंट का, आप मानो या ना मानो, अभी भी बहुत हद तक हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। नाउ वी हैव द 9th क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर विच इंडस्ट्रीज। अब हम देते किसको हैं रॉ मटेरियल? हम देते हैं टेक्सटाइल को और फूड प्रोसेसिंग्स को, ठीक है। हम रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करते हैं? टेक्सटाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि आज डे 1 है और डे 1 के 50 क्वेश्चंस, लाइक अभी तो इनिशियली 9 थी, आई नो। अब पीछे जाते जाते आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ, क्वेश्चन का लेवल हार्ड होते जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। पता है हम क्या सोच के जाते हैं एग्ज़ाम में कि पता नहीं क्या ही पूछ लेगा एग्जामिनर, मतलब, बट क्या होता है वहाँ पे बेसिक आ जाते हैं, बस हमारे दिमाग की बत्तियाँ सारी गुल हो जाती हैं। सच में ऐसा होता है। और लेट मी नो आपके साथ क्या होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा, क्या ही करंट अफेयर्स आ जाएंगे। करंट अफेयर्स आते हैं, आई वोंट डिनाई, बट हार्डली 4 मार्क्स के आएंगे। बाकी जो पेपर है वो 96 मार्क्स का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ करंट अफेयर मत पढ़ो, बट करंट अफेयर इतना भी मत पढ़ दो कि बाकी चीज़ें भूल जाओ। ये तो बेसिक है ना। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, आपको लगेगा कि भाई ये तो हमको आता ही है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना तो 2 बार सोचोगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज अंडर लैंड रिफॉर्म्स एम्ड टू। क्या हुआ था जब हमने इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलियों को हटा दिया था? उससे क्या हुआ था? ज़मींदारी सिस्टम हट गया था और जो लैंड्स के राइट्स थे ना वो एक्चुअल में उनके पास गए जिनकी वो लैंड थी, ठीक है। आई नो ये सबको आता होगा, आई नो ये बेसिक क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो हम 2 बार सोचते हैं। आई डोंट वांट कि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देख के 2 बार सोचो। ऐसा हो जाना चाहिए इन 25 डेज़ में। आई विल मेक श्योर कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बाय हार्ट याद हो जाएं। जेन्युइनली 100 क्वेश्चंस आते हैं ना, आप लिटरली पेपर फाड़ के आओ। फाड़ना इन सेंस कि आप लिटरली पेपर बहुत अच्छे से देख के आओ, ठीक है। एलिमिनेट द जमींदारी सिस्टम एंड गिव लैंड राइट्स टू टिलर्स, मतलब ओनर्स को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनेंसी रिफॉर्म्स प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। किस पे फोकस करते थे वो? रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स, ठीक है। तभी वो रिफॉर्म्स लाए थे ताकि लैंड ओनर्स और टेनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो सके। नाउ विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग अ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एम टू। क्या एम था? टू रिड्यूस लैंड कंसंट्रेशन एंड प्रमोट इक्विटी। टू रिड्यूस लैंड कंसंट्रेशन and promote equity. Now we'll move toward our next question, that is question number 13. Consolidation of land holding refers to, आपको क्या लगता है स्टेटमेंट से? It means bringing together fragmented land partial into larger unit. Fine. Now we'll move toward our next question 14. Commercialization of agriculture implies, क्या हुआ था इससे? कल्टिवेटिंग क्रॉप्स मेनली फॉर सेल्स इन दी मार्केट। पहले हम सिर्फ खाने के लोग आते थे, राइट, अब हम बेचने के लोग आते हैं। देयर इज अ चेंज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर इज लो प्रोडक्टिविटी इन सर्टेन रीजंस। ये तो है ही, मेजर चैलेंज हम फेस करते ही करते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज प्राइमरली ड्यू टू। क्यों होती है ये? क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से होती है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होती है। इस क्वेश्चन का आप वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, होल्ड करके पढ़ सकते हो, दिस विल हेल्प। आई नो कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक चल रहा है, देखते जाओ आप आगे आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 इज लैक ऑफ इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज हिंडर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बाय अफेक्टिंग। क्या क्या हो सकता है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड मार्केट एक्सेस, right? Now we have question number 18 is which one of the following is a significant issue related to agriculture credit in India? क्या issue है? High dependency और informal source of credit in some areas. गांव वाले इलाके में हमको नहीं पता होता है ना यार कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे क्रेडिट्स लेने हैं या नहीं। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि कोई आके हमको बता दे कि क्या ही चल रहा है, क्योंकि प्राइस भी नहीं पता लगते ना हमको, तो हम पूछते हैं किसी से पूछते हैं जो आई थिंक वहाँ पे जा रहे होते हैं। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस चलता है तो उसमें
अगर आप एक स्पेसिफिक बिजनेस होल्ड करते हो तो उसमें क्या होता है, वो लोग लेके जाते हैं सब्जी को मंडी पे, राइट, फिर वो वहाँ पे बेचते हैं, तो वहाँ वालों को प्राइसेस पता होते हैं कि एक्चुअल में कितने में बेचे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, फिर वो आके नॉर्मली पीपल को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, तब जाके हमें पता लगता है। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन्फॉर्मेशन के लिए किसी और इंसान पे रेदर देन ऑन अस। सो दैट शोज़ की हाई डिपेंडेंसी ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन सम एरियाज़ क्या मोस्टली विलेज एरियाज़ में ऐसा है, हमको नहीं पता लगते, हम नेक्स्ट इंसान से पूछते हैं तो शायद मार्केट जाता होगा, काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड 19th क्वेश्चन। मार्केट इम्परफेक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर ऑफन लेड्स टू। जो मार्केट में इनपरफेक्शन है ना, ये कहाँ लेके जाता है एग्रीकल्चर को? एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर्स का, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय इंटरमीडियरीज। मेरे पापा भी फार्मर हैं, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती हैं, मुझे तो आज ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है, मैं आपके साथ बैठ के बातें करती हूँ तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा ये साइकिल ऐसे चलता है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 20। रूरल डेवलपमेंट प्राइमरीली एम्स एट इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल एरियाज। रूरल जो डेवलपमेंट है ना, उसका प्राइमरी एम यही है कि हमारी थोड़ी सोशल कंडीशन अच्छी हो जाए, ठीक है, और दूसरा ये है कि सोशल कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। फाइन, नाउ विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 21। पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम इन रूरल इंडिया फोकसेस ऑन। ये किस पे फोकस करता है? पॉवर्टी की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ द पुअर्स। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है विल ग्रो। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ द पुअर। नाउ विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक डेफिनेशन भी है, आई थिंक अगर मनरेगा आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, स्कीम लाइक मनरेगा एम्स टू। आई नो ये आपको पता है कि ये एम्प्लॉयमेंट देता है। बहुत बार हम वेजेस और सैलरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो वेजेस होते हैं वो लेबर्स को मिलते हैं और जो सैलरी होती है वो एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो मनरेगा में लेबर्स आते हैं। guarantee a certain number of days of wages employment to the rural household. ठीक है, now we'll move toward the next 23 is development of rural infrastructure include. इसमें क्या include होता है? improving road, electricity, communication network in the rural areas. infrastructure का मतलब यही है। अब इसको education पे भी अगर आता है तो लेके जा सकते हो, बट infrastructure का मतलब तो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, नेटवर्क हो गया, कम्युनिकेशन। क्योंकि नेटवर्क नहीं होंगे तो फिर टेलीफोन पे बात कैसे करोगे, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने कैसे वाली है। अगर ये वीडियो भी मेरी आपके पास आ रही है ना, तो इट मीन्स कि नेटवर्क अच्छा है आपके एरिया में, राइट। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की एक्सपेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का की एक्सपेक्ट है क्या? सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है आपको। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ प्राइमरली मेजर्ड बाय। कैसे मेजर करते हैं आप? जीडीपी से करते हो, बट हमको ये तो पता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, बट आपको देखना क्या पड़ेगा? इंक्रीज इन कंट्री जीडीपी को देखना पड़ेगा कि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वापस से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ प्राइमरली मेजर्ड बाय, ग्रोथ की बात है तो इंक्रीज होनी चाहिए जीडीपी, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 26। वी हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ बॉर्डर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ सही बात है। क्या इंक्लूड होता है इसमें? हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आ जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या क्या इफेक्ट करता है? दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 28। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। HDI की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड लेवल ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। HDI में क्या क्या आ जाता है? क्या क्या मेजर करता है वो? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम लेवल ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन। विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 29। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? आपको इस वर्ड से क्या समझ में आता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सिंपल सा मतलब ये है कि हम
अपनी ज़रूरतों के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, बट हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं. Here we have question number 30. Which sector play a significant role in economy of उत्तराखंड alongside agriculture? एग्रीकल्चर को छोड़ के हमारे स्टेट में क्या होता है? और टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी, जिस चीज़ के लिए हम बहुत फेमस है. हमारे वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, 4 धाम हैं, हनुमान धाम है, काफ़ी सारे प्यारे प्यारे टेम्पल्स हैं, काफ़ी सारी झील हैं, जिम कॉर्बेट है, मतलब नेशनल पार्क है. तो अगर हम एग्रीकल्चर के बाद कुछ सोचते हैं तो हम टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के बारे में सोचते हैं. इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, राइट. लेट मी नो आपके एरिया में कौन सा टूरिज़म स्पॉट है और आपके एरिया में कौन सा फेमस होटल है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जगह जो है वो फेमस है, या कोई टेम्पल हो सकता है आपकी लोकेलिटी में. लेट मी नो कि कहाँ से है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज़ land holding pattern in hilling region of Uttarakhand topically characterized by small and raised field. ठीक है. इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि जब वो सिलेबस था ना तो उसमें बेसिकली उत्तराखंड के बारे में भी बहुत फोकस करा था. अगर वो एग्रीकल्चर पूछ रहे हैं ना तो उत्तराखंड का एग्रीकल्चर भी पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 32 इज़ अ की चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन उत्तराखंड हिली रीजन इज़. जो हिली एरियाज हैं उनको पता होगा. डिफ़िकल्टी हो जाती है, डिफ़िकल्ट ट्रेन एंड लिमिटेड एडोर लैंड, मतलब वहाँ पे ज़मीनें ऊपर नीचे होती है ना तो डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी ज़्यादा. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 33. रूरल डेवलपमेंट इंसेंटिव्स इन उत्तराखंड ऑफन फोकस ऑन. किस पे फोकस करते हैं? इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एरिया फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल उत्तराखंड? दैट इज प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल प्रोडक्ट्स. नाउ वील मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नीति आयोग. नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है. तो ये इसको किसने रिप्लेस किया था? इससे पहले कौन सा इंस्टीट्यूट था? प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना. अभी तक सारे ही इंपॉर्टेंट थे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 5-year प्लान वॉज. क्या सोच के रखा था हमने सोच के रखा था कि टू अचीव प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई नो, और आपको भी पता होगा कि डेवलपमेंट किस लेवल पे हुआ है, बट सोचा तो हमने यही था फिलहाल ये प्लान करते टाइम. Now question number 37 is the green revolution in India primarily aimed at increasing the production of. किस पे फोकस कर रहे थे? आई नो wheat and rice, सबको याद होगा ये क्वेश्चन, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. Now we have question number 38. Which of the following is a major source of revenue for India government? इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो कॉर्पोरेट टैक्स ही है. Now we have RBI. क्या है? एक सेंट्रल बैंक है, राइट, जो पूरा रेगुलेट करता है हमको. क्वेश्चन नंबर 40 इज इन्फ्लेशन इन इंडिया रेफर्स टू सब्सटेन इंक्रीज इन द. जब इन्फ्लेशन होता है तो उसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाएंगे. इन्फ्लेशन का मतलब होता है मंदी, और डिफ्लेशन इसका टोटली अपोजिट होता है. क्वेश्चन नंबर 41 इज फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फेम्ड बाय. किसने बनाई थी फिस्कल पॉलिसी? ये बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ध्यान रखना इसका. नाउ वी हैव 42 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी से आपको क्या समझ में आता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया इज टू. किस चीज़ के लिए होती है मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? लेट मी नो इन द कॉमेंट कि मॉनिटरी पॉलिसी से आप क्या समझते हो और फिस्कल पॉलिसी से आप क्या समझते हो. बहुत बार हम एग्जाम में जाके हो जाते हैं कन्फ्यूज़. मॉनिटरी पॉलिसी पूरी की पूरी रिलेट करती है मनी से. ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को और प्राइस की स्टेबिलिटी को बनाए रखना. मॉनेटरी पॉलिसी टोटल मनी में डील करती है. फाइन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी रेफर्स टू. लिबरलाइजेशन से आप क्या समझते हो? आई थिंक आपने पढ़ा होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में,
LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उसमें से ही एक कॉन्सेप्ट है लिबरलाइजेशन. आई नो ग्लोबलाइजेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, राइट. नाउ टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी रेफर्स टू रिलैक्सिंग of government restrictions and greater role of for the private sector. Let me know कि आपको इससे क्या ही समझ में आया हो. Relaxing of government restriction, ठीक है, and greater role for private sector. Now we have question number 44. Globalization of Indian economy implies. इसका मतलब क्या है? Integrating Indian economy with the world economy. Globalization में तो world economy में आप ultimately पहुँच ही जाओगे. Now we have question number 45. Which of the following is a key challenge facing the Indian economy today? हम अभी इस टाइम पे कौन सा सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है उसको फेस कर रहे हैं? ये है इनकम इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके चक्कर में आए दिन धरने पे बैठ जाते हैं लोग, राइट. नाउ द गुड एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया इज़ ये क्या है? आई नो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको आना चाहिए सब कुछ. पेपर का लेवल बहुत अजीब आ रहा है आजकल सच में, और यूके SSS ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है. द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इन इंडिया इज डायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 47. द प्राइमरी गोल ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम इज. क्या करना चाहते थे? ये प्रोवाइड करना चाहते थे सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स. प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू, बोलते हैं ना किसान निधि आई है, हो सकता है आपके घर में भी आती हो, ठीक है. किसान निधि बेसिकली फार्मर्स को मिलती है. तो प्रोवाइड इन डायरेक्ट, सॉरी, व्हाट इट डज इट प्रोवाइड direct income support to small marginal farmers, right. Now we have question number 48. Which of the following is an important aspect of finance inclusion in India? That is extending banking. क्या है इसका आंसर? extending banking and finance service to the unbanked population. मतलब कि फाइनेंस की नॉलेज को आप कैसे बढ़ाओगे? डेफिनेटली कैसे एक्सटेंड करोगे? आप सर्विसेज थोड़ा सा रूरल एरियाज में भी लेके आओगे ना, राइट. नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 49. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एम्फसाइज. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ये स्पेसिफिकली एक सेक्शन को टारगेट ना करे, सबको करे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50. ये क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप के आते भी हैं एग्जामिनेशन में. ये पूछ रहा है विच ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ सजेस्ट दैट इकोनॉमीज पास थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ होता है, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी होता है, एंड देन वी हैव एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन. इसका आंसर है रॉसवर्ड स्टेज ऑफ ग्रोथ. डिफरेंट थ्योरीज हैं, आई होप यू नो अबाउट दैम. अगर नहीं पता है तो कीप स्टडीइंग. सो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस. कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ. लेट मी नो. आई नो कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि इसको स्टेबल कैसे करना है, क्योंकि अभी मैं हाथ में होल्ड करके बना रही हूँ. एंड ये क्वेश्चंस मैंने खुद लिखे हैं, इसके आंसर्स भी खुद लिखे हैं. सो लेट मी नो हाउ डू यू फील. इज़ दिस हेल्पिंग यू? Waiting for your comments. Till the time, keep supporting, keep watching, and all the best for your exam. So this is the day 1. I hope you like it. Let me know what do you think about this video. So thank you.